नमस्कार दोस्तों, आज एक नया बोर्ड हम लोग फिर से निकाले हैं। आरआरबी महेंद्र घाट 1995 और पेज नंबर आपको 29 मिलेगा। 2 दिन क्लास ऑफ रहा, उसके लिए सॉरी। क्लास रेगुलर ही रहेगा, कुछ काम पड़ गया था इसलिए ऐसा हुआ। आज हम लोग कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। 10-15 प्रश्न होगा, उसको बढ़िया से आप लोग सुनिएगा, लिखिएगा, नोट भी बनाइएगा, पीडीएफ भी उसका दिया रहेगा लिंक में, उसको बढ़िया से आप लोग क्लियर कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग प्रश्न कम करते हैं। दिया हुआ है कि सातवाहन वंश का संबंध आंध्र प्रदेश से था। ये तो बड़ा पुराना क्वेश्चन अब हो गया, लेकिन अब इससे और प्रश्न क्या पूछ सकता है ये आपको देखना होगा। पहले तो समझिए सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। देखिए यहां से प्रश्न दे सकता है कि इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक याद रखिए, है ना। हम लोग पहले इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सिमुक था, सिमुक। राजधानी, राजधानी बनाया था प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानपुर, ये औरंगाबाद में मिलेगा। और इसमें इसका क्षेत्र कहां था, मतलब कि ये सातवाहन वंश किस किस क्षेत्र पर राज करते थे। तो एक दिया हुआ देखिए आंध्र प्रदेश है, इनका बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत अच्छा ये कब्जा कर लेते। एक आंध्र प्रदेश हो गया। अब पूरा देखिएगा तो कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, ये सब पर कब्जा था इसका, है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज और क्या पूछ सकता है देखिएगा, है ना। ये जो सातवाहन समाज जो थी से मातृ सत्तात्मक समाज थी। देखिए एक होता है पितृ सत्तात्मक, एक होता है मातृ सत्तात्मक। जहां पर माँ की ज्यादा प्रधानता होती है उसको मातृ सत्तात्मक बोलेंगे। जैसे अभी हम लोग घर में देखे होंगे कि मेन जो कुंडी जो रहता है बक्सा वाला से माँ के पास होता है। तो ऐसा देखा जाए तो घर में तो मातृ सत्तात्मक है, लेकिन बाहरी दुनिया में जितना बड़े बड़े डिसीजन लेना है कौन लेते हैं भाई, पिताजी लेते हैं। तो ये वाला समाज मातृ सत्तात्मक थी, मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक समाज ऐसा माना जाता है ना। होगा कि नहीं। और एक आप और पढ़िएगा, जब हड़प्पा संस्कृति पढ़िएगा तो भी मातृ सत्तात्मक थी। का वहां पर स्त्रियों की सबसे ज्यादा मूर्ति मिली है, इसलिए ऐसा माना जाता है। देखिए इन लोग कुछ सिक्का भी चलाए थे कुछ, है ना। तो सिक्का का नाम आप देखिएगा तो तांबे के सिक्का चलाते हैं, कांसा के चलाता है ना, सीसा। एक बार प्रश्न दे, सीसा का सबसे पहले सीसा के चला रहा है, और एक प्रोटीन नाम ऐसा है, और एक कांसा, तांबा, सीसा, प्रोटीन आदि का ये सिक्का चलाया है, ये है ना। ये सातवाहन वंश। कुछ इसमें और याद रख लीजिएगा, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि सातवाहन वंश। फिर इसके बाद हम लोग अगर फिर से आवेगा ही तो हम लोग शासक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सातवाहन वंश उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच एक सेतु का काम करते थे, सेतु का काम करता था, है ना। मतलब देखिए जैसे उत्तर भारत में कुछ वंश है और दक्षिण भारत में कुछ वंश है, तो उसके बीच में था सातवाहन वंश। तो बड़ी ही शक्तिशाली था। तो दक्षिण वाला अपने काम कर रहे थे, उत्तर वाला अपने कर रहे थे, तो ये सेतु की तरह काम करता है। तो इसमें कम से कम आप ये याद होना चाहिए कि इसकी राजधानी कहाँ पर है, कैसी समाज थी, ये वाला तो जरूर पूछता है कि कौन कौन सिक्का ये चलाया था। बस आगे जब फिर से आवेगा और देखे भी आवेगा भी, तो हम लोग इसमें कुछ शासक होंगे, गौतमी बालश्री आवेगा, बालश्री आवेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे, हाल गुनाड पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुंग वंश की राजधानी पुष्यमित्र शुंग
बनाया था, यहां पर बनाया लिखिएगा, बनाया था। अब सुंग वंश से जितना प्रश्न आपको पॉसिबल है दे सकता है वो सब लिखेंगे। सुंग वंश, तो पहले तो इसका संस्थापक याद रखिए, तो संस्थापक में यही है पुष्यमित्र सुंग। और ये राजधानी कहां पर बनाता है, राजधानी, तो राजधानी लिखिएगा, ये बनाता है विदिशा में, विदिशा, एकदम याद रखना है, विदिशा की राजधानी कहां पर बनाता है, तो विदिशा में। अच्छा, इसमें और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सुंग वंश में, तो ये पुष्यमित्र जो सुंग है, सुंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, यज्ञ कराया था। अश्वमेध का मतलब आप लोग देखेंगे, रामायण में देखे होंगे, जब लास्ट में जब सीता माँ और राम सब आ जाते हैं, कहां से, श्रीलंका से, मतलब कि रावण को मार करते एक अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि घोड़ा को छोड़ दिया जाता है और उस पर लिख दिया जाता है अगर किसी को शक्ति है तो हमसे लड़ो। तो जब ये घोड़ा जब घूम घूम के चारों दिशा से आ जाता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि मेरे तुलना में कोई यहाँ पर ऐसा शासक नहीं है कि जो हमसे लड़ सकता है। लेकिन उसमें देखे होंगे कि लव कुश पकड़ लेता है ना, बोलता है कि भाई इसमें तो अहंकार लिखा हुआ है कि मेरे जैसा कोई है ये नहीं है। तो अश्वमेध यज्ञ 2 बार ऐसा ही करवाता है ये, ठीक है ना, तो बड़ा महान ये था। और एक चीज और देता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण कौन किया था, ये बौद्ध स्तूप था, तो इसका निर्माण कौन किया था, तो ये किया था का निर्माण पुष्यमित्र सुंग किया था, सुंग किया। तो कम से कम आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि विदिशा इसकी राजधानी था, पुष्यमित्र सुंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। अब भरहुत स्तूप का संबंध किससे है, तो सुंग वंश से है। और ये तो 1000 बार सवाल पूछा है कि कल्हन की जो कृति है से राजतरंगिणी है। तो पहले तो हम लोग कल्हन को देखिए, कल्हन क्या है, राजतरंगिणी क्या है, थोड़ा दोनों को ऑपरेशन करेंगे। अब देखिए पुराना सवाल हो गया है, लेकिन इससे और क्या सवाल, देखिए कल्हन। तो अब कश्मीर में एक लोहार वंश था, कश्मीर में लोहार वंश के, ये कल्हन के बारे में बता रहे हैं कि लोहार वंश के जय सिंह था, लोहार वंश के एक शासक था जय सिंह के दरबारी था, ये दरबारी था। मतलब कि कल्हन कौन था भाई, तो ये जय सिंह लोहार वंश के राजा था, उसी के दरबार में कौन रहता था, कल्हन रहता था। अब ये जो लोहार वंश जो है ये कश्मीर का है ना। तो अब ये कश्मीर का पूरा इतिहास लिखता है, 4 वंश का बारे में इसका में जिक्र करता है। तो अब थोड़ा सा राजतरंगिणी पर आ जाइए, तो इसमें क्या है, तो कश्मीर का इतिहास सुरक्षित है, कश्मीर का प्राचीन इतिहास, मतलब इसमें 4 वंश की जानकारी मिलती है। अच्छा, कल्हन जो राजतरंगिणी लिखा, इसका भाषा क्या था, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में ये प्रश्न आ सकता है। इसमें आप देखिएगा तो भाग, टोटल अध्याय था 8 और श्लोक जो था लगभग 8000 था। श्लोक कितना था, 8000। तो ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि राजतरंगिणी में क्या है, तो कश्मीर का इतिहास है। कौन सी भाषा में लिखी गई, तो संस्कृत में लिखी गई है। कल्हन किसका था भाई, तो जय सिंह का दरबारी कवि था। नेक्स्ट प्रश्न लगाया जाए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कवि हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी था। देखिए एक समय और पढ़े थे हम लोग कि गुप्त वंश आया था, तो उसमें बताए थे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। उसके बाद आया था चंद्रगुप्त वन, उसके बाद आया था समुद्रगुप्त। तो आज हम लोग थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे और हरिसेन के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना।
और इसमें फिर से आएगा सवाल तो और समुद्रगुप्त के बारे में जो भी बनता है उसको पढ़ावेंगे। तो पहले तो हरिसेन के बारे में देखिए। हरिसेन तो ये क्या था भाई, समुद्र गुप्त का दरबारी था। कवि था या दरबारी था, वही कवि था, मतलब समुद्र गुप्त के दरबार में ये क्या करता था, रहता था। अच्छा, इसके द्वारा क्या किया गया भाई, ये काम का किया तो समुद्र गुप्त जितना विजय किया था, जो जो इसके काल में जितना घटना घटा था, वो सब लिखा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद में मिलेगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये प्रश्न आता है कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये हरिसेन द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या था, तो समुद्र गुप्त के विजयों के बारे में वर्णन मिलता है। यह आपको मिलेगा इलाहाबाद में, याद रखना है। और इसमें वर्णन क्या मिलता है, आगे फिर आएगा तो कुछ और बतावेंगे इसमें। तो इसमें लिखेंगे समुद्र गुप्त के विजय का वर्णन, मतलब जो भी विजय किया था ना उसका वर्णन मिलता है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा समुद्र गुप्त के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा फिर आवेगा तो फिर और बतावेंगे, लेकिन अभी जितना बता रहे उतना याद रखिएगा जो आपको काम का है। पहला ये गुप्त वंश का था, समुद्र गुप्त किस वंश के था, तो गुप्त वंश के था। और इसमें याद रख सकते हैं, है ना। अच्छा, ये बीना बजाने का शौकीन था, बजाने का शौकीन, मतलब ये बीना बजाने का बड़ा ही शौकीन था। तो कुछ ऐसा एक प्रश्न देता है कि सिक्का पर बीना बजाते हुए किससे दर्शाया गया, तो ये मान लीजिए सिक्का है तो इस पर बीना बजाते हुए जो दर्शाया गया है से समुद्र गुप्त को दर्शाया गया है। तो बीना बजाने का बड़ा शौकीन था। इसका उपाधि देखिएगा, उपाधि इसे कविराज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर क्रमांक भी बोलते हैं, या भारत का नेपोलियन बोलते हैं, भारत का नेपोलियन। तो प्रश्न आता है, तो बड़ी पुराना हो गया कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो सब बच्चा को याद है कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो समुद्रगुप्त। लेकिन यहां से एक सवाल पूछता है कौन बोला था इतिहास का, तो बीसेंट, लिख लीजिए बीसेंट स्मिथ नामक इतिहासकार ने भारत का नेपोलियन कहा था। नेपोलियन का आपको पता होगा, नेपोलियन बोनापार्ट, वही फ्रांस वाला। तो जैसे वो काम किया था, पूरा तहलका मचा दिया था यूरोप में, वैसे ही इसमें भी तहलका ही मचा दिया है। तो आप समुद्रगुप्त के बारे में कम से कम तो इतना जानकारी रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो प्रश्न है कि महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था, इसको डायरेक्ट आप याद रखिए तो अच्छा रहेगा कि कौन बनाया था भाई, तो ये बनाया था। अच्छा, ये कहां पर मंदिर है, डायरेक्ट अगर पूछ रहे तो तमिलनाडु में है। ये मंदिर जो है से तमिलनाडु में है। अच्छा, तमिलनाडु में एक और बड़ा ही फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, इसको भी लिख लीजिए। तो मुदेरे में है, मुदेरे ये कहां पर है भाई, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रश्न है ये पढ़ा दिए हैं। अगर आप मेरा लेक्चर डेली पढ़ रहे होंगे तो पूरा इसमें बताया था कि होयसल वंश का प्रसिद्ध मंदिर हेलीगुड में है। तो होयसल वंश के बारे में आपको बताए थे कि कितना तक सवाल बन सकता है। तो फिर से आया है तो थोड़ा सा इसको बारे में फिर से हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, काहे कि हमेशा बार बार ये प्रश्न साउथ वाला है तो साउथ वाले ही आते रहता है। देखिए, तो सबसे पहले तो होयसल वंश की आपकी संस्थापक याद होना चाहिए, होयसल वंश। तो आप याद रखिए विष्णुवर्धन। इसको कैसे याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा होशियार कौन था भाई, विष्णु जी। आप देखोगे रामायण महाभारत में सबसे ज्यादा कौन होशियार है, तब विष्णु। अच्छा, इसकी राजधानी तब विष्णु जी कहाँ रहते थे, समुद्र में, तो द्वार समुद्र।
इसकी राजधानी कहां पर है? द्वार समुद्र, है ना। और ये आपको कहां पर मिलेगा? हेलीबिड, हेलीबिड मतलब द्वार समुद्र का ही प्राचीन नाम है क्या? हेलीबिड है। अच्छा, इसमें और बताए थे कि ये यादव वंश, एक पढ़िएगा, यादव वंश की ही शाखा थी, मतलब यादव वंश से ही ये निकला था। कौन? होसल वंश से। एक चीज और याद रखिए, है ना, अगर याद इसमें रखिएगा ऐसे, तो ये बड़ी बार पूछा ये वाला, ये राजधानी कहाँ थी। अच्छा, यादव वंश से बताए थे ये देवगिरी, है ना, बनाता अपनी राजधानी यादव वंश। एक और याद रखिएगा, चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में विष्णुवर्धन ने बनाया, विष्णुवर्धन ने बनाया। तो आप देखिए, अगर ये दोनों अगर याद रखते हैं तो इससे सवाल अधिकतर चांस देखिए, हेलीबिड रहे तो उसमें भी समझ जाएंगे हेलीबिड का संबंध किस वंश से है, तो होयसल वंश से है। नेक्स्ट प्रश्न लगाया जाए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 9 रत्नों का संबंध अकबर से, इसको कई बार बताए हैं। अगर आप मेरा लेक्चर डेली देख रहे होंगे तो 3 चीज आप याद रखिएगा। एक, अगर अष्ट प्रधान कहेगा, अष्ट प्रधान, तो आप शिवाजी मारिएगा कि शिवाजी से संबंध था। अगर नवरत्न कहेगा, नवरत्न, तो आप मारिएगा अकबर। और एक अष्ट दिग्गज आता है, अष्ट दिग्गज, तो अष्ट दिग्गज कहेगा तो कृष्ण देव राय, ये भी पढ़े थे हम लोग, कृष्ण देव राय, ये तुल्लु वंश का सबसे महान शासक था। अच्छा, अब यहाँ पर अकबर के बारे में तो हम लोग बहुत जिक्र कर लिए थे, लेकिन नवरत्न के बारे में, नवरत्न जो है उसके बारे में हम लोग जिक्र नहीं किए थे। तो नवरत्न में कौन कौन था, आज उसी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, पहला है बीरबल। बीरबल, देखिए बीरबल से क्या सवाल बनता है भाई, तो इसका बचपन का नाम महेश दास है। महेश दास बहुत ही बुद्धिमान था। अच्छा, अब अकबर एक दीन इलाही चलाया था, आपको पता होगा दीन इलाही। तो दीन इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम, दीन इलाही को स्वीकार किया था, ये प्रथम हिंदू था स्वीकार करने वाला, स्वीकार, ये धर्म से संबंधित था। इसके बाद आप लिखिए अबुल फजल, अबुल फजल। अच्छा, इससे क्या सवाल बन सकता है कि भाई आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी और अकबरनामा, अकबरनामा किनकी रचना है भाई, तो अबुल फजल के। कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें भी बाया हुआ है और सब में बाया हुआ, अकबरी, अकबरनामा सब में था। अबुल फजल की रचना क्या है भाई, आइन ए अकबरी और अकबरनामा। इसके बाद है, आप देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा में लिख लीजिए, राजस्व मंत्री था तोडरमल, तोडरमल। ये तो सवाल 20 बार पूछा होगा कि क्या था भाई, तो राजस्व मंत्री था, भू राजस्व मंत्री, मतलब कि टैक्स उसका कलेक्शन करना किसका काम था, ये तोडरमल का था। तीसरा लिखिएगा मान सिंह, मान सिंह। आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए कि कछवाहा राजपूत था, कछवाहा राजपूत था। अच्छा, एक सवाल देता है कि अकबर जो है से सबसे पहले किस राजपूत के साथ अपना मतलब रिलेशन जुड़ा था, मतलब उससे शादी, मतलब राजपूत के में शादी भी किया था ना, तो किस राजपूत के साथ जुड़ा था भाई, तो ये कछवाहा राजपूत के साथ, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा कि किसके साथ जुड़ा था, तो इसके साथ। एक है अब्दुल
अब्दुल रहीम खाना अब्दुल रहीम के बारे में है ये। अब्दुल रहीम खाना, तो ये इसमें थोड़ा सा याद रखिए कि बैरम का पुत्र था, बैरम खां का पुत्र था। और खाना की उपाधि कौन दिया था भाई? तो अकबर दिया था इसको, खाना की उपाधि दिया था। इसके बाद लिखिएगा मुल्ला दो प्याजा। ये भाई रसोई घर कराता था, रसोई प्रधान था। इसके बाद लिखिएगा फैजी। तो फैजी क्या किया भाई? तो इसमें लिखिएगा एक लीलावती, आप देखे होंगे तो ये संस्कृत का किताब क्या बोलते हैं, गणित का किताब है, इसको फारसी में अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद। कै हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 2 और बचा हुआ है। एक तानसेन हो गया और एक तानसेन, और एक क्या है टोडरमल तो हो गया। एक तानसेन लिखिए पहले, उसके बाद देखते हैं तानसेन। अच्छा, तानसेन के बारे में पूरा एक दिन पहले डीपली पढ़े थे इसमें, तो फिर से लिख लीजिए। क्या था भाई? बहुत बड़ा संगीत के क्षेत्र में बड़ा अच्छा थे, इसको संगीतज्ञ लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसका मकबरा कहाँ था? तो ग्वालियर में था, है ना। इसका ग्वालियर में मकबरा है। और इसमें आप लिख सकते हैं कि इसका बचपन मूल नाम क्या था? तो राम तनु पांडे था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और क्या हो गया? फैजी हो गया, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल, रहीम खाना, फैजी और मुल्ला दो प्याजा लिख दिए। हाँ, एक मान सिंह, ये भी हो गया। टोडरमल। अच्छा, देखते हैं। अच्छा, एक और जो था, इसका नाम लिखिए हकीम हुकाम। ऐसे देखिए, जानते हैं एक बात है, आप 3-4 को बढ़िया से आप याद रखिएगा तो काम बन जाएगा आपको। रुकिए 1 मिनट। तो कम से कम एक बार कम से कम लिख लीजिएगा तो आता है, तो सवाल बन जाता है। इतना अगर रट भी नहीं सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है कि ओजोन पारे और चांदी को प्रभावित करता है। तो ओजोन से संबंधित जितना प्रश्न बनेगा उसको हम लोग पूरा देख लेंगे कि यहां से सवाल फिर छूटे नहीं, है ना। देख लीजिए इसको। ऐसे पिछले क्लास में भी हम ओजोन के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बताए थे। देखिए ओजोन, तो इसका तो सूत्र सब जानते होंगे, O3। इसका सूत्र क्या है? O3 है। ये कहां पाया जाता है भाई? तो समताप मंडल में मापने की इकाई, मतलब इसकी मोटाई जो मापने की इकाई है, मोटाई मापने की इकाई को डॉप्सन बोलते हैं, डॉप्सन, है ना। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा ओजोन को प्रभावित करने वाला कौन गैस है? मतलब हानिकारक, ओजोन के लिए हानिकारक, ओजोन के लिए हानिकारक, आप लोग सुने होंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अच्छा, इस ओजोन परत को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रोटोकॉल हुआ था। आपको तब याद रखना है कि 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ।
प्रोटोकॉल हुआ। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत को बचाने के लिए एक सम्मेलन बनाया गया था। ये मॉन्ट्रियल आपको मिलेगा कनाडा में, कनाडा का एक शहर है, तो वहीं पर हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो डायरेक्ट सवाल पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन से है कि आप देखिएगा एक होता है ग्रीन हाउस गैस होता है, उससे है। तो अगर ग्रीन हाउस गैस वाला पूछेगा कि इसको बचाने के लिए कौन प्रोटोकॉल हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है। ये क्योटो कहां पर है भाई, तो जापान का शहर था, है ना। तो आप कम से कम इतना याद रखिएगा ओजोन परत से। तो ओजोन अगर देखना चाहते, जैसे ये देखिए हमारी पृथ्वी है, ये क्षोभ मंडल है, यहाँ पर ये समताप मंडल है। तो बताइए क्षोभ मंडल में जितना सारी बारिश ओरिश, जितना आंधी तूफान, सारी घटना कहां पर होती है, क्षोभ मंडल में। और ये समताप मंडल में यहाँ पर ताप एक समान होता है, यहीं पर ओजोन का लेयर है गोले पूरा, मतलब ऐसा नहीं मोटी लेयर है गैस का, है ना। इसी को मतलब कि हानिकारक कौन पहुंचा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, देखिए कुछ प्रश्न है कि ध्वनि का इकाई डेसिबल है, ये वही सेट में मिलेगा। तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि इसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो एक अनुदर्ज, ये कईयों बार देख लिए कि ये तरंग है। अच्छा, यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता को जो मापते हैं इसे डेसिबल में मापते हैं। तो आप लोग पिछले क्लास में बताए थे कि WHO के अनुसार 45 डीबी मतलब डेसिमल की ध्वनि जो होती है से मनुष्य के लिए अच्छा होता है, मतलब कि इतना ही ध्वनि सुनना चाहिए, लाभदायक होता है, लाभदायक। अगर मान लीजिए कि 45, मान लीजिए 75 डेसिमल से ज्यादा है तो ये आपके लिए हानिकारक होगा, है ना। और मान लीजिए कि अगर 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो इसको बोलते हैं शोर, कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, शोरगुल हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल देता हूं और कि समान बातचीत, जो समान बातचीत होती है, बातचीत, तो कितना डेसिमल की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो समान आप लोग हम लोग गपशप जो भी करते हैं, तो कितना होना चाहिए, तो 30 से 40 डेसिमल होना चाहिए। 30 से कितना होना चाहिए, 40। अगर इतना डेसिमल की है तो आपके लिए अच्छा है, मतलब कि बातचीत के लिए इतना होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। जो लड़का बताइए, अगर फॉर्मूला जानता होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, वो तो पूरा बना देगा ऐसा ही। आप बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है, इसमें तो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ऑक्सीजन तो होता नहीं है। तो वहां पर देता है, जैसे ऐसे दिया होगा सवाल कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और क्या सवाल बनता है, देखिए। तो देखिए आप लोग पढ़िएगा, एक अमाशय, हमारे अमाशय में जो कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना, ये अम्लीय बना देता है भोजन को। अच्छा, एक और देखे होंगे अम्लराज, अम्लराज के नाम सुने होंगे, अम्लराज। तो अम्लराज भी है से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। कभी कभी ये देता है कि इसका अनुपात कितना होता है, तो इसका अनुपात हाइड्रोक्लोरिक 3 होता है और नाइट्रिक 1 होता है, तो इसका अनुपात हो जाता है 3 अनुपात कितना 1। या इसी को अम्लराज को बोलते हैं एक्वारिजिया, ऐसा नाम सुने होंगे आपको। इसके बाद थोड़ा सा, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, है ना। अब थोड़ी सी ऑक्सीजन की बात है, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में लिख लीजिए। ऑक्सीजन, आप कहिए सर ऑक्सीजन के बारे में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन में प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। तो दो व्यक्ति था, एक प्रिस्टले तथा सिल्ले। तो प्रिस्टले और सिल्ले किसको खोज करता है, ऑक्सीजन का खोज करता है। और ये हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है, तो देखिए कभी कभी तो आप देखोगे कि 21% मार देते होंगे, लेकिन आप देखिएगा ये तो हम लोग लगभग 21 बोल देते हैं कि रियल में 20.95% होता है ना। तो इतना परसेंट ऑक्सीजन, जिसको खोज याद रखे प्रिस्टले और कौन है, सिल्ले है। इसके बाद है कि मूंगफली में विटामिन B1 अधिक रहता है। तो विटामिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखे थे, B1 अधिक रहता है, इसको याद कर लीजिएगा कि विटामिन दो तरह का होता है, एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में। तो वसा में आप लोग जल वाला देखे थे B और C, अब B का जितना कंपोनेंट होगा सब वसा जल में होगा, और A, D, K, E सब किसमें था, वसा में था। तो आज आया है B1, उस समय आया था A आया था। तो A को हम लोग पढ़े थे कि इसका रासायनिक रंग रेटिनॉल है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, या जीरोप्लेथेलमिया हो जाता है, या संक्रमण की बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा पढ़े थे। तो आज आया है विटामिन B1, तो इसका रासायनिक नाम लिखिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम ये है थायमिन। इसका रासायनिक नाम जो है थायमिन है, और इसकी कमी से रोग हो जाता है बेरी रोग, बेरी का रोग। अच्छा आप कहेगा कि बेरी का क्या रोग होता है, तो कहीं मान लीजिए कि आप घर से कहीं जा रहे हैं, तो बार आप थक जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, रुक के बैठ के जा रहे हैं, तो उसको बेरी जैसे वो बोलते हैं भैंस तरह बैठ जा रहा है, पहुंच जा रहा है, तो बेरी का रोग हो जाता है। तो इसलिए आप B1 विटामिन में जो भी चीज आता है उसको लीजिए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि काला पैगोडा कोणार्क मंदिर में, देखिए सवाल घुमा दिया है। आप सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर देखे होंगे, है ना, सूर्य मंदिर देख रहे होंगे फिगर अभी। तो सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क का, उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसी को बोलते हैं काला पैगोडा। तो अगर श्वेत पैगोडा वाला मतलब मंदिर का है तो कहाँ पर होता है, तो म्यांमार में होता है। तो इसको पहले समझ ली, इसी का नाम क्या है भाई, काला पैगोडा को हम बोलते हैं सूर्य मंदिर। ये है सूर्य मंदिर, कहाँ का भाई, उड़ीसा का, उड़ीसा के कोणार्क का मतलब कोणार्क एक जगह है, वहीं पर क्या है, सूर्य मंदिर, इसी का नाम क्या है, काला पैगोडा। अच्छा एक सवाल ये देता है कि सूर्य मंदिर को बनाया कौन था। तो दो तरह से, एक वंश पूछता है और एक उसका शासक पूछता है। तो एक वंश था गंग वंश, तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम, ये बनाया था उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को। कुछ और प्रश्न लगाइए, उसके बाद क्लास लगता है लगभग खत्म होने वाला है। देखिए 3 सवाल और बचा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, डिस्कस कर लेते हैं इसको हम लोग। कह रहा है भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक अर्जुन टैंक है। अर्जुन टैंक को आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, कैसा किस तरह से होता है, ठीक है ना। ये दुर्गम क्षेत्र में पहुंच सकता है, 360 डिग्री पर घूम के पार कर सकता है, ठीक है ना। तो टैंक पहले समझिए कि लड़ाकू टैंक हमारे पास कितना है। देखिए तो सब महाभारत वाला नाम लिया गया है, अर्जुन टैंक, भीष्म टैंक, कर्ण टैंक। आप देख रहे हैं तो T-90 भीष्म, ये गुरु था भाई अर्जुन ई सब का। और इसके बाद आएगा अर्जुन टैंक, ये नाम है एक कर्ण टैंक। तो आपको डायरेक्ट यहां से सवाल पूछ सकता है
कि भाई ये कर्ण टैंक क्या है, मतलब कर्ण टैंक तो लड़ाकू टैंक है, 360 डिग्री पर घूम के पार करता है। ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित है ना। ये सब 360 डिग्री पर घूम के पार करेगा, मतलब कि ऐसे जो तोकरा लिख रहा है वैसे घूम जाता है ऐसे। और इसको जो बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाए थे एपीजे अब्दुल कलाम इसको। तो इसके हवाले दो और याद रखिएगा कि ये वाला टैंक क्या है भाई, तो एक लड़ाकू टैंक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 20वें पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो कुछ सितंबर वाला आया है तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको तो याद रखिए। पर्यटन मतलब घूमना फिरना, उसी को बोलते हैं पर्यटन। तो एक 16 सितंबर याद रखिएगा, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। अभी तुरंत बताएं कि ओजोन को लेकर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 में। तो उसी दिन से हम लोग ओजोन दिवस मना रहे हैं, ओजोन दिवस। इसमें और याद रखिएगा 27 को तो पर्यटन हो ही गया, पर्यटन दिवस। एक 21 मार्च याद रखिएगा 20वें वानिकी वन वाला वानिकी दिवस। तो इसमें तीनों को सही है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लास्ट जो है हम लोग का कि इंसुलिन का खोज बेटिंग और बेस्ट किया था। तो पहले तो समझेंगे इंसुलिन क्या है, ये खोज कैसे, इसका काम क्या होता है। देखिए जब आप लोग पढ़ोगे तो एक हमारे शरीर में अग्नाशय है ना। अगर थोड़ा मोड़ा अगर नॉलेज होगा तो आपको पता होगा ये अग्नाशय है, ये अग्नाशय। तो अग्नाशय से ही इंसुलिन का स्राव होता है। तो अग्नाशय का एक भाग है लैंगर हैंग की द्वीपिका। ये मुर्गी के टांग नीचे ऐसा होता है ना, वैसा होता है। तो लैंगर हैंग की द्वीपिका एक इसका पार्ट है, इसी का 5 भाग होता है। इसको लैंगर हैंग को हम लोग 5 भाग में ऐसे बांट देते हैं। एक होता है अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, बीटा सेल, बीटा कोशिका, सेल मतलब कोशिका। एक होता है गामा, गामा सेल। एक होता है सोमैटोस्टेटिन, और ये है ग्रेसिन। आपको इतना ग्रेसिन होता है, इतना भी अगर नहीं याद रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बिट्टा कोशिका से, ये बिट्टा कोशिका मतलब लैंगर हैंग। देखिए कई तरह सवाल पूछे, इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, अग्नाशय से। वो ना दिया तो क्या देगा, लैंगर हैंग देगा। वो भी ना देगा तो कौन देगा, बिट्टा सेल से। तो इसी से स्राव होता है किसका, इंसुलिन का, इंसुलिन का स्राव। अच्छा, इसमें से भी एक हार्मोन निकलता है, उसको नाम है ग्लूकोगोन। ग्लूकोगोन का स्राव किससे होता है, तो अल्फा कोशिका, बीटा से, गामा से भी निकलता है। इसका नाम है, इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज जूस, पैनक्रियाज जूस है ना। अभी केवल आप इंसुलिन याद रखिए कि बीटा कोशिका से क्या निकलता है, तो इंसुलिन निकलता है। अब इसमें से और कुछ प्रश्न इसको हटा दे थोड़ा सा, कि ये जो इंसुलिन जो है इसे क्या करता है। देखिए इंसुलिन एक का काम, तो रक्त में शर्करा लिखे, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित, मतलब रक्त में कितना मीठापन होगा कितना नहीं होगा वो कौन कंट्रोल करता है भाई, तो इंसुलिन करता है। तो कभी कभी मान लीजिए कि इंसुलिन का स्राव कम हुआ, इंसुलिन का स्राव मान लीजिए कि कम हो गया है ना,
तो कम हो जाता है तो आपको रक्त में मीठापन बढ़ जाता है, मतलब शक्कर की मात्रा बढ़ जाता है, बढ़ गया मीठापन, मतलब रक्त में बढ़ गया, तो उसी को बोलते हैं, एक रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं मधुमेह रोग, या इसी को बोलते हैं डायबिटीज। और ये ऐसा रोग है जल्दी, जिसी को हो जाता है वो जल्दी खत्म होता नहीं है। और ये संक्रमण रोग नहीं होता है डायबिटीज रोग। जैसे आपको मान लीजिए हार्ट अटैक आ रहा है, मोटापा है, डायबिटीज है, तो ये सब संक्रामक नहीं है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता नहीं है। ये तो कमी बेसिस होता है, तो ये संक्रामक नहीं इसको बोलेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट फिर कल मिलेंगे। बढ़िया से आप लोग इसको नोट कीजिएगा। और एक प्रश्न आप लोग के लिए है, उसको आप उत्तर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ये आपको है, पिछले जो क्लास में पढ़ाए उसी से एक सवाल है कि आप ये कमेंट करके बताइएगा, आर्टिकल तो पूछ ही लिए थे, हाँ आप बताइएगा कि गंगा जो है से किस स्थान पर, मतलब कि गंगा, हाँ ऐसे देखिएगा, गंगा से, हाँ ऐसे पूछ लीजिएगा गंगा की लंबाई कितना, आप लोग ये देखिएगा गंगा की लंबाई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा गंगा की लंबाई कितना है, ठीक है ना। गूगल से सर्च मत मारिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, गुड नाइट।